अ, आपने नेट का सिलेबस देखा होगा, उसमें भी लॉजिक आपको पेपर वन पेपर टू फिलोसफी के यदि आपने ऑप्ट किया तो पेपर वन में भी काम आता है, पेपर टू में भी काम आता है। आपने यदि जैसे सीयूईटी के सिलेबस में भी है, और भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप यदि लेंगे तो उसमें भी आपको लॉजिक काम में आएगा। अभी एक डेवलपमेंट हो गया है जो पहले नहीं था, कि अभी फिलोसफी मतलब जो लॉजिक होता है वो इंडियन लॉजिक और वेस्टर्न लॉजिक दोनों काम में आता है। ठीक है। तो इंडियन लॉजिक में क्या आता है कि इंडियन लॉजिक में जो अनुमान है ना, अनुमान और हेतुआभास। तो अनुमान में हेतु, साधन, साध्य सारे टॉपिक आते हैं, और उसमें जो हेतुआभास है वो टॉपिक भी आता है। और मेनली जो पेपर में क्वेश्चंस होते हैं वो हेतुआभास के उदाहरण, या हेतु के जो पंच अवयव हेतु न्याय दर्शन में स्वीकार किया जाता है, तो उसके जो एग्जाम्पल्स बनते हैं ना, वो मेनली पेपर में पूछे जाते हैं। वेस्टर्न लॉजिक का इंडियन लॉजिक से थोड़ा सा अलग सिस्टम है। वो थोड़ा हम आज हम वेस्टर्न लॉजिक प्रारंभ मतलब स्टार्ट करेंगे, और इंडियन लॉजिक का थोड़ा बहुत पार्ट जो होगा वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इंडियन लॉजिक आपको थोड़ा सिंपल भी पड़ेगा। अ, हम तो अभी वेस्टर्न लॉजिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वेस्टर्न लॉजिक, इसके फादर कहे जाते हैं कि एरिस्टोटल रहे हैं। एरिस्टोटल मतलब आज से 2500 साल पुरानी बात है। ठीक है। तो ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ट्रेडिशनल लॉजिक। वेस्टर्न लॉजिक में भी एक है ट्रेडिशनल लॉजिक जो एरिस्टोटल का माना जाता है। दूसरा मॉडर्न लॉजिक है जो सिंबॉलिक लॉजिक भी कहा जाता है। ठीक है, मॉडर्न लॉजिक जिसको सिंबॉलिक लॉजिक भी कहेंगे। तो वो अभी मतलब उस जो ट्रेडिशनल लॉजिक हो वो आप सेंटेंस के फॉर्म में आप बात करोगे, लेकिन मॉडर्न लॉजिक में आप सिंबल्स से बात करोगे। थोड़ा बहुत मैं आपको आज उसका भी परिचय करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉजिक होता क्या है? लॉजिक को आप भाई थोड़ी लॉजिकल बातें करो, थोड़ी समझदारी वाली बातें करो, या थोड़ा तर्क के साथ बात करो, रीजन के साथ बात करो, तो वो लॉजिक का मतलब वही है। लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग। ठीक है। अब वेस्टर्न लॉजिक में आने के लिए दो तरह से लॉजिक को समझना। एक तो एक होता है कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट। ठीक है। और एक होता है पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यूनिवर्सल मतलब जो पूरी क्लास को कवर करे, और पर्टिकुलर मतलब उसके किसी एक पार्ट को कवर करे। ठीक है। अब यदि आप यूनिवर्सल से पर्टिकुलर जाते हो, या पर्टिकुलर से यूनिवर्सल जाते हो, तो वहां पे लॉजिक चेंज हो जाते हैं। दो तरह के लॉजिक वहीं पर हैं। ठीक है। आपने एक एक क्रो ए को देखा, एक क्रो मतलब एक कौए को देखा, क्रो बी को देखा, क्रो सी को देखा, क्रो डी को देखा, और आपने देखा क्रो ए इज ब्लैक, क्रो बी इज ब्लैक, क्रो सी इज ब्लैक, क्रो डी इज ब्लैक। आपने जितने भी क्रो देखे सारे ब्लैक ब्लैक देखे। तो आपने एक कंक्लूजन पर आते हो आप कि ऑल क्रोस आर ब्लैक। ठीक है, मतलब इस तरह की जो रीजनिंग है जहां पे आप एक एक को देख करके फिर आप सामान्य या यूनिवर्सल का निर्णय करते हो, ये एक तरह की रीजनिंग है, एक तरह का लॉजिक है। इसको हम कहते हैं इंडक्टिव लॉजिक, मतलब जोड़ जोड़ के आप कहीं पहुंच रहे हो। दूसरा लॉजिक होता है डिडक्टिव लॉजिक, जहाँ पे आपको एक यूनिवर्सल पता हो। तो यूनिवर्सल को आप यदि जानते हो और आपने किसी एक पर्टिकुलर को देखा, तो जो प्रॉपर्टी यूनिवर्सल पे लगती थी वो प्रॉपर्टी आपने पर्टिकुलर पे भी लगा दी। अब ये एक जो एग्जाम्पल आपको सामने दिख रहा है ना, ये डिडक्टिव लॉजिक का है। जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक है, दुनिया के सारे जितने भी मैन है वो मॉर्टल हैं। ठीक है। और सॉक्रेट्स इज अ मैन। सॉक्रेट किसी भी एक बंदे का नाम लो, आपने फिलोसफी पढ़ी होगी तो सॉक्रेट्स नाम तो आ ही गया होगा। ठीक है। सॉक्रेट्स इज अ मैन, देयरफॉर सॉक्रेट्स इज अ मॉर्टल। तो इन दो सेंटेंस के बेसिस पे, ठीक है, ऑल मैन आर मॉर्टल, सॉक्रेट्स इज अ मैन, देयरफॉर सॉक्रेट्स इज मॉर्टल। तो दो प्रेमाइसिस, दो रीजनिंग, दो आर्गुमेंट, इनके बेसिस पर आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे हो, जिसमें एक एक तरह से यूनिवर्सल था। ठीक है। तो इस तरह से जो आप आ रहे हो, ठीक है, एक कंक्लूजन पर आ रहे हो, वो होता है डिडक्टिव लॉजिक। ठीक है। तो इंडक्टिव में एक एक को जोड़ जोड़ के फिर आप किसी यूनिवर्सल कुछ आप एस्टेब्लिश कर रहे हो। ठीक है, मतलब विशेषों के आधार पे सामान्य तक पहुंच रहे हो। जबकि डिडक्टिव लॉजिक में थोड़ा उल्टा है, आपके पास पहले से ही सामान्य हो। ठीक है। अब ये इंडियन लॉजिक वैसा बिल्कुल मत लगाना।
ठीक है, इंडियन लॉजिक में अनुमान में जो आप करते हो वैसा यहाँ नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, यहाँ पे दो प्रेमाइसिस हैं या कभी कभी एक प्रेमाइस भी होगा, और उसके बेसिस पर आप किसी कंक्लूजन पर आते हो, ये कहलाता है डिडक्टिव लॉजिक। ठीक है, थोड़ा सा ख्याल में आ रहा है अंतर इंडक्टिव डिडक्टिव में। यदि आपको ये पता है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, तो किसी भी एक मैन को लोगे, हम में से किसी को भी लोगे, बिकॉज वी आर मैन देयरफॉर वी आर ऑल्सो मॉर्टल, तो ये जो कंक्लूजन है ये है डिडक्टिव। और एक एक को साथ में लेकर के जाओगे और फिर आपने एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट बनाया, वो कहलाएगा इंडक्टिव। ठीक है, इतना अभी क्लियर हो रहा है, तो हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। देखो, ये आपको जो अभी मैंने आपको बताया वो यहाँ पर है। देखो, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब एक तरह से लॉजिक। ठीक है, इन्फ्लुएंस बोलो, अनुमान बोलो, लॉजिक बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, ये दो तरह का, डिडक्टिव और इंडक्टिव। ये इंडक्टिव पहले देख लो, ए स्मॉर्टल, बी स्मॉर्टल, सी स्मॉर्टल, देयरफॉर, और भी आप देखते जाओ, भी हजारों लाखों भी देखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बेसिस पे आपने एक मतलब कंक्लूजन निकाला कि ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक है, तो ये इंडक्टिव लॉजिक है। ठीक है, अब इसमें आपने किया क्या, ये देखो, आप पर्टिकुलर से जनरल की तरफ गए। ये पर्टिकुलर थे, ए बी सी, ये पर्टिकुलर हो गए ना, और ऑल, ऑल जहां भी लिखा वो आपने एक जनरल बना दी। ठीक है, अब समझने की बात देखना, इंडक्टिव लॉजिक में एक बात होती है कि आप कभी भी सबको नहीं पकड़ पाओगे। क्यों नहीं पकड़ पाओगे? क्योंकि आपके पास अभी प्रेजेंट की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आपके पास पास्ट की नॉलेज हो सकती है, लेकिन फ्यूचर में भी क्या सारे के सारे लोग मॉर्टल होंगे? या फिर ए क्रो, बी क्रो, सी क्रो, मतलब ये सारे के सारे क्रो ब्लैक थे, ऐसा भविष्य में जो क्रो होंगे वो भी ब्लैक होंगे क्या? हो सकता वो कोई गोरा हो क्या पता। तो इंडक्टिव लॉजिक में कभी भी आप डेफिनेट नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास सारे के सारे पर्टिकुलर्स नहीं है। ठीक है, तो वो हमेशा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो सर्टेनिटी नहीं होती इंडक्टिव लॉजिक में। वाई? बिकॉज आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ पर्टिकुलर्स रहेंगे, जिनके बेसिस पे आप, लिमिटेड इंस्टेंस रहेंगे जिसके बेसिस पर आप एक जनरल स्टेटमेंट या यूनिवर्सल स्टेटमेंट तैयार करो, उस कंक्लूजन पे पहुंचो। तो इसीलिए इंडक्टिव लॉजिक में कभी सर्टेनिटी की बात नहीं करेंगे। उसका स्कोप, वहां पे एक स्कोप ऑफ डाउट रहेगा, या फिर हम प्रोबेबिलिटी की बात वहां पे रखें। ठीक है, अब ये मैं आपको ट्रू, इसमें कंक्लूजन ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने मान लीजिए ए बी सी डी पांच लोगों को देखा। ठीक है, अब पांच लोगों को देखा तो उसमें वो प्रॉपर्टी पाई जाती है, लेकिन छठे सातवें में यदि नहीं हो तो, मतलब आपकी क्लास में 15 बच्चे हो, सामने अभी 10 थे, आपने देखा कि 10 हैं, 10 में से कोई भी चश्मा नहीं पहनता, तो आपने बोला कि भाई इस क्लास में कोई भी चश्मा नहीं पहनता, लेकिन भाई पांच लोग रह गए तो उनमें कोई पहना हो तो वो आपका जो कंक्लूजन है वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद लॉजिकल और नेसेसरी रिलेशन इसमें नहीं होती है, क्योंकि आप सारे पर्टिकुलर्स को नहीं देखते हो। और ठीक है, एम्स टू एस्टेब्लिश मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब जो वास्तविक स्थिति होती है वो हम यहाँ पे पर्टिकुलर से यूनिवर्सल तक पहुंचने में लगाते हैं। थोड़ा डिडक्टिव लॉजिक पे आइए, ये क्या होता है। हाँ, देखिए, डिडक्टिव लॉजिक में हमारे पास पहले से ही कोई यूनिवर्सल या जनरल स्टेटमेंट होता है, जिसे हम किसी इंडिविजुअल पे लगाकर उसके बारे में पता करते हैं। ठीक है, सो इन दिस वी गो फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, ऑल मैन आर मॉर्टल, सॉक्रेटिस मैन देयरफॉर सॉक्रेटिस मॉर्टल। तो ये आपके पास ऑल मैन मतलब जनरल इंफॉर्मेशन थी, इससे आप एक पर्टिकुलर पर पहुंचे, उसकी प्रॉपर्टी को आपने पता किया। ठीक है, अब गजब की बात, यहाँ पे तो सर्टेनिटी नहीं थी, प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन इस केस में हमेशा सर्टेनिटी होगी। गलती तभी हो सकती जब आपने लॉजिक सही से नहीं लगा, आपने आर्गुमेंट अच्छे से फ्रेम नहीं किया, आपने गलत तरीके से कंक्लूजन निकाला, वहां गलती होगी। बट फिर भी जो लॉजिक होगा वो बिल्कुल सर्टेन कंक्लूजन आपको प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि आप जनरल से पर्टिकुलर में आ रहे हो। कहाँ कहाँ गलती होती है, कैसी गलतियां होती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कंक्लूजन जो होता है वो सर्टेन होता है। यदि ऑल मैन आर मॉर्टल,
एक पर्टिकुलर मैन उस पे से लेगा तो वो भी मॉर्टल ही होगा, क्योंकि ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक है। सो यहाँ पे कंक्लूजन सर्टेन होता है। वैलिड और इनवैलिड कंक्लूजन हो सकते हैं। देखो अंतर देखना, इंडक्टिव में हमने देखा था ट्रू और फॉल्स। इंडक्टिव लॉजिक की प्रॉपर्टी है ट्रू और फॉल्स कंक्लूजन की। डिडक्टिव लॉजिक की प्रॉपर्टी यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड कंक्लूजन होते हैं, ट्रू फॉल्स की बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यदि आपका जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब पूरा जो हमारा इन्फ्रेंस है, ठीक है, इसमें दो ये प्रेमाइस कहलाते हैं, मतलब जिनके बेसिस पे कंक्लूजन आता है वो कहलाते हैं प्रेमाइस। ठीक है, प्रेमाइस। और ये हुआ कंक्लूजन। यदि आपका कंक्लूजन आपके प्रेमाइसिस के बेसिस पर है तो वो कहलाएगा वैलिड। और यदि आपका क्या बोलते हैं, कंक्लूजन प्रेमाइसिस के बेसिस पर नहीं है तो वो कहलाएगा इनवैलिड। ट्रू फॉल्स की प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? हो सकता है मेरे प्रेमाइसिस यहाँ पे हो ऑल मैन आर इमॉर्टल, ठीक है, सॉक्रेटिस इज अ मैन, तो आपका कंक्लूजन क्या निकलेगा? सॉक्रेटिस इज इमॉर्टल। अब यदि ट्रू फॉल्स की नजरिए से देखें तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि भी सॉक्रेटिस तो मर चुका वैसे भी। ठीक है, सॉक्रेटिस को गए हुए तो अभी 2500 साल हो गए, लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पे कंक्लूजन तो निकल के आ रहा है सॉक्रेटिस इज इमॉर्टल। ठीक है, तो लेकिन फिर भी ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? फॉल्स है लेकिन वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि आपका जो प्रेमाइस था ऑल मैन आर इमॉर्टल, सॉक्रेटिस मैन, देयरफॉर सॉक्रेटिस इज इमॉर्टल, क्योंकि आपका कंक्लूजन आपके प्रेमाइसिस के बेसिस पर है, इसीलिए वैलिड। तो मतलब आपको ये पता करने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई वस्तु स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है। आपका यदि प्रेमाइस के बेसिस पर कंक्लूजन है तो वो वैलिड माना जाए। ये डिफरेंस ख्याल में रखना। डिडक्टिव लॉजिक में वैलिड और इनवैलिडिटी होती है, इंडक्टिव लॉजिक में ट्रू और फॉल्स देखते हैं, वैलिडिटी इनवैलिडिटी की बात वहां पे नहीं आएगी। ठीक है। फिर लॉजिकल एंड नेसेसरी रिलेशन होती है। ठीक है, मतलब ये जो आपके प्रेमाइसिस होंगे उनकी उनके बेसिस पर ही आपका ये कंक्लूजन हो। इनवैलिड का एग्जांपल नहीं दिया आपने। इनवैलिड, हाँ देखो मैंने यहाँ लिखा है ऑल मैन आर मॉर्टल, सॉक्रेटिस मैन। ठीक है, देयरफॉर मैं कर दूं अब मैंने सॉक्रेटिस मॉर्टल की जगह कुछ और कर दो, मतलब मॉर्टल इज सॉक्रेटिस। मैंने आगे पीछे कर दिया, उल्टा उल्टा कर दिया। मैंने क्या किया, सॉक्रेटिस की जगह मॉर्टल लिख दिया, मॉर्टल की जगह सॉक्रेटिस लिख दिया। मॉर्टल इज सॉक्रेटिस। ये होंगे, अभी आगे हम चल के देखेंगे कैसी कैसी गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपके वहां हेत्वाभास होते हैं ना, वैसे यहाँ भी जो इनवैलिड कंक्लूजन या इनवैलिड इन्फ्लुएंस हो सकते हैं वो कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, और उनके क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। ठीक है, तो वो आपको कवर हो जाएगा। ठीक, बस ये आगे पीछे हो जाएगा। यहाँ पे हो ऑल मैन आर मॉर्टल, और यहाँ पे मैं कुछ कंक्लूजन इस प्रकार, क्योंकि मैं सम को लेके ले लूं तो यूनिवर्सल को मैंने पर्टिकुलर बना दिया, तो ऐसी दिक्कतें होंगी। अभी हम आगे चल के वो देख लेंगे। ठीक है, अभी इतना ख्याल में आया। इंडक्टिव और डिडक्टिव में अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, क्योंकि वैसे तो डिडक्टिव इंडक्टिव लॉजिक पे बहुत बड़ा आर्टिकल भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी आपके लिए इतना काफी है। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ चले। वैसे ये जो नोट्स हैं इसमें आपको धीरे धीरे सारी चीजें कवर होती जाएंगी जो हमारे काम की है। ठीक है? एक और बात यहाँ पे देखो, जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, आर्ग्यूमेंट मेनली डिडक्टिव लॉजिक के हिसाब से देखना, तो वो आर्ग्यूमेंट में वैलिडिटी इनवैलिडिटी की बात आती है। ठीक है, आर्गुमेंट मतलब जहाँ पे प्रेमाइसिस थे, प्रेमाइसिस के बेस पे आपने कंक्लूजन बनाया, ये पूरा कहलाता है आर्गुमेंट। ठीक है, प्रपोजिशन जो होता है, प्रपोजिशन मतलब ये एक ऑल मैन आर मॉर्टल, ये एक प्रपोजिशन है। सॉक्रेटिस मैन, ये भी एक प्रपोजिशन है। सॉक्रेटिस मॉर्टल, ये भी एक प्रपोजिशन, ये कहलाते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है अगले पेज पे हम देखने वाले हैं इसे। ठीक है, इन प्रपोजिशंस की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रू और फॉल्स होता है, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक, चलिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए। देखो अच्छे से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ये? ये जो मैंने येलो कलर से कर रखा है, देखो डिडक्टिव लॉजिक में
ये दो प्रेमाइसिस हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल के बेसिस पे बात चल रही है, तो दो से ज्यादा भी प्रेमाइसिस हो सकते हैं, या भी हमने यहाँ पे दो प्रेमाइसिस ले रखे हैं, ठीक है। और एक कंक्लूजन है, ठीक है। अब प्रेमाइसिस के बेसिस पे कंक्लूजन है, कब वैलिड हो सकते हैं कब इनवैलिड हो सकते हैं, यदि हम उन प्रपोजिशंस की ट्रू और फॉल्सिटी भी देखें। थोड़ा ख्याल में आ रहा है कुछ? एक प्रपोजिशन है, ये ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस मैन, सोक्रेटिस मॉडल, ये तीनों ही ट्रू भी हैं। क्यों? क्योंकि ये बातें सही भी हैं, ठीक है। तो दोनों प्रेमाइस सही हैं, उनके बेसिस पे एक जो कंक्लूजन है वो भी सही है, ट्रू है, ठीक है। तो ये जो आर्गुमेंट है ये वैलिड है, ठीक है। एक ट्रू हो, एक फॉल्स हो, और आपका जो कंक्लूजन है वो भी फॉल्स हो। ख्याल में आ रहा है? दूसरा केस, पहला प्रेमाइस ट्रू, दूसरा प्रेमाइस फॉल्स। अब इसके बेसिस पे आपका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि कंक्लूजन भी फॉल्स ही है, तो भी ये वैलिड, तो ये भी वैलिड हो सकता है। तीनों मतलब दोनों प्रेमाइस भी फॉल्स हो, जो हमने ऑल मैन आर इमॉर्टल, ठीक है। अब सॉक्रेटिस मैन तो ठीक है, ये तो सही था। आप यहाँ पे ले लो हैरी पॉटर। अब हैरी पॉटर कोई वास्तविक दुनिया का पात्र तो है नहीं, तो यहाँ ले लो हैरी पॉटर इज अ मैन, देयरफॉर हैरी पॉटर इज मैन, देयरफॉर हैरी पॉटर इज इमॉर्टल। तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। तीनों गलत होने पे भी वैलिड है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ट्रू फॉल्सिटी से मतलब नहीं, ठीक है। डिडक्टिव लॉजिक में हम वैलिडिटी और इनवैलिडिटी देखते हैं। आप यदि प्रेमाइसिस गलत भी रखेंगे, ठीक है, लेकिन यदि प्रेमाइसिस के बेसिस पे कंक्लूजन है तो वो हमारा वैलिड होगा, ठीक है। आपका कंक्लूजन बस प्रेमाइसिस के बेसिस पे होना चाहिए। एक केस है जहाँ पे वो प्रेमाइसिस के बेसिस पे हो ही नहीं सकता। कौन सा केस होगा? कि यदि आपकी प्रेमाइसिस हो ट्रू ट्रू हो, दोनों ट्रू हो, ठीक है, और आपका जो कंक्लूजन है वो फॉल्स हो, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने प्रेमाइसिस के बेसिस पे कंक्लूजन निकाले ही नहीं, और उस केस में वो आपका इनवैलिडिटी वहां पे हो, ठीक है। तो ये चार केस हो सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक केस में फॉल्स इनवैलिडिटी होगी, यदि प्रेमाइसिस ट्रू हो और आपने कंक्लूजन फिर भी फॉल्स निकाला, ठीक है। आगे बढ़े, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये थ्री लॉस ऑफ थॉट है, ये मैं आपको बाद में कराऊंगा, अभी मैं इसे मार्क कर लेता हूँ कि मैंने आपको नहीं कराया, ठीक है। चलिए, चलिए, ये प्रपोजिशन और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं ये मैंने अभी आपको बता तो दिया था, एक बार पढ़ लेते हैं, देखो। A combination of words which have certain meaning, which convey certain message, ठीक है। There is an assertion or denial and they are true or false, वो कहलाते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशंस को स्टेटमेंट भी बोलते हैं, सेंटेंस नहीं। सेंटेंस अलग चीज होती है, स्टेटमेंट या प्रपोजिशन अलग चीज होती है। क्या होती है? हाँ, कंक्लूजन भी प्रपोजिशन कहलाएगा? कंक्लूजन भी प्रपोजिशन ही है। जैसे आपने अभी जो ये जो कंक्लूजन, प्रपोजिशन आपने बनाई है। हाँ, प्रपोजिशन का मतलब समझो तो ये बात क्लियर हो जाएगी। प्रपोजिशन होता क्या? प्रपोजिशन वो होता है जिसमें कोई मीनिंग हो, ठीक है, जिसमें कोई मैसेज आ रहा हो, जिसमें या तो किसी बात के लिए आप हाँ बोल रहे हो, किसी बात के लिए ना बोल रहे हो, असर्ट कर रहे हो, ठीक है। जो आपकी असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं ना, आपने सेंटेंसेस इंग्लिश ग्रामर में देखा होगा, एक असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। वो जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं ना, जिनको स्टेटमेंट बोलते हैं, वही प्रपोजिशन होते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन मार्क वाले आपके सेंटेंसेस होंगे, ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, ये ऑर्डर वाले होते हैं, ठीक है, वो आपके प्रपोजिशन नहीं होते। ख्याल में आ रहा है? तो जो आपके असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनको ही हम प्रपोजिशन बोलते हैं। और जहाँ पे नंबर ऑफ प्रपोजिशंस हो, जिनके बेसिस पे आप किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो, उस पूरे को बोलते हैं आर्गुमेंट। जैसे यहाँ पे तीन प्रपोजिशन है, लेकिन इनमें दो के बेसिस पे तीसरे पर पहुंचे, ये कहलाता है आर्गुमेंट पूरा। एक के बेसिस पे भी कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रमाइस के बेसिस पे आप कंक्लूजन पे पहुंचते हो, वो कहलाता है पूरा आर्गुमेंट, ठीक है। देखो, एक, ऑल प्रपोजिशंस आर सेंटेंसेस बट नॉट ऑल सेंटेंसेस आर प्रपोजिशन, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हो वो प्रपोजिशन हो जरूरी नहीं, लेकिन कोई भी प्रपोजिशन हो वो सेंटेंस जरूरी, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे आपको 10 एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। आप लोग ही बताने की कोशिश करना या सोचना, बताने की भी कोशिश करना कि इनमें से कौन सा प्रपोजिशन है और कौन सा प्रपोजिशन नहीं है, ठीक है। चलो, ठीक है। पहला है आई एम टेकिंग लेक्चर, ये प्रपोजिशन है? नहीं। हाँ, नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ तो बताओ भी, नहीं है तो क्यों नहीं है? मैं कोई असर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि आई एम टेकिंग लेक्चर, इसमें क्या दिक्कत है? तो ये है क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं कोई मीनिंग आपको कन्वे कर रहा हूँ ना। ठीक है। दूसरा है आई एम नॉट टेकिंग लेक्चर, आई एम नॉट टेकिंग लेक्चर, आई एम नॉट टेकिंग रेस्ट, ये बोल रहा हूँ तो ये भी है। ये भी है। वैसे आंसर है, फिर भी ये लिखा है, ये प्रपोजिशन है, लेकिन फिर भी अपना माइंड भी लगाना है, ठीक है। अब देखो, टेकिंग लेक्चर एंड द सब्जेक्ट इज लॉजिक, ये भी है। ये भी एक प्रपोजिशन है, स्टेटमेंट है। एक और देखो, इधर आई टेक द लेक्चर और आई डोंट टेक द लेक्चर, या तो मैं लेक्चर ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, ये भी। If I take the lecture, then only you will attend it. If then, ठीक है? ये भी ये जो अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ लिए ना, ये 5 तरह के प्रपोजिशन है। अभी वो हम आगे चल के देखने वाले हैं, 5 तरह के प्रपोजिशन, ठीक है। आई एम टेकिंग लेक्चर, आई एम नॉट टेकिंग रेस्ट, आई एम टेकिंग लेक्चर एंड द सब्जेक्ट इज लॉजिक, either I take the lecture or I don't take the lecture, or if I take the lecture then only you will attend it. So if then, either or, and, not, और एक बिल्कुल सिंपल, ठीक है। चलिए, अब देखो क्या क्या प्रपोजिशन नहीं होते हैं, ये समझो। वाह, अब ये सही था गलत था, क्या कन्वे कर रहे हो, कोई क्लियर मैसेज नहीं होता, आप बोलते वाह, अब इसका क्या अर्थ निकालना है, तो भैया नहीं कह सकते। तो ये सेंटेंस तो होगा, लेकिन ये प्रपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बोलो, आई विश आई कुड फ्लाई, आई विश मुझे ये वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, आई विश मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाए। अब ये सारे के सारे तो ख्वाब हैं, इनको हम प्रपोजिशन नहीं बोल सकते, स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे ऑर्डर का भी दिया जाए, ठीक है, साइलेंस प्लीज, और भी किसी भी तरह का ऑर्डर हो, ठीक है, तो वो ऑर्डर वाले जो भी सेंटेंसेस होंगे वो स्टेटमेंट नहीं होता, वो प्रपोजिशन नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन मार्क जो भी होंगे वो भी प्रपोजिशन नहीं होंगे, जैसे कैन यू जस्ट गिव दैट बुक, ठीक है। ये जो भी होंगे क्वेश्चन, जो भी होंगे वो प्रपोजिशन नहीं होंगे। और फिर से ख्वाब कैसे, आई वुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई भी ख्वाब देख लो, तो वो ख्वाब भी जो होंगे ना ऐसे, ये भी सेंटेंस हो सकते हैं, बट ये प्रपोजिशन नहीं है, क्योंकि ये कन्वे, कोई एक डेफिनेट मैसेज कन्वे नहीं करता, ठीक है। चलिए, तो अभी तक आपने क्या क्या देख लिया, एक जनरल लॉजिक का मतलब क्या होता है वो देखा, डिडक्टिव और इंडक्टिव लॉजिक का थोड़ा सा डिफरेंस समझा, ठीक है, और प्रपोजिशन और आर्गुमेंट का क्या मीनिंग है ये बेसिकली समझा। अब हम आते हैं जो प्रपोजिशंस के क्लासिफिकेशन है उस पर। क्या स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या? मैं आपको ये पूरे नोट्स सेंड कर दूंगा। अच्छा ठीक है, चलिए। देखो, मेरी राइटिंग पे मत जाना, थोड़ी ठीक है, ठीक ठीक है, मतलब ठीक है। चलो, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोज, मतलब पहले एरिस्टोटल के टाइम पे प्रपोजिशंस कितने तरह के होते थे वो देखते हैं, ठीक है। थोड़े नए नए और थोड़े भारी भारी वर्ड होंगे, लेकिन इनका मतलब बहुत सिंपल है, इसलिए उनके नाम से घबराना मत बिल्कुल। चलो देखो, 2 तरह के क्लासिफिकेशन किए एरिस्टोटल ने, एक कैटेगोरिकल प्रपोजिशन और एक कंडीशनल प्रपोजिशन। कैटेगोरिकल, ठीक है, कैटेगोरिकल एक आपने कहीं यदि नेट की तैयारी कर रहे होगे तो एक, जब राइल को पढ़ोगे तो कैटेगरी मिस्टेक आप वहां पे पढ़ोगे, जो डेकार्ट ने कैटेगरी मिस्टेक किया है, ये बात आती है। कैटेगोरिकल मतलब क्या, कि जो आप जिसको जहां होना चाहिए, मतलब उसमें आप कोई इफ देन नहीं लगाते हो, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो, कोई
कोई कंडीशंस नहीं लगाते हो, ठीक है। तो जहां कंडीशन लगाते हो वो तो कंडीशनल, और जहाँ सीधी सीधी बात है वो कहलाता है कैटेगोरिकल। या तो सीधे हाँ बोल रहे हो या सीधे मना कर रहे हो, वो सब कैटेगोरिकल। जैसे आपने किसी से पूछा कि क्या मैं जयपुर चला जाऊं, उन्होंने बोला हाँ ठीक है चले जाओ, या फिर नहीं मत जाओ। ये बिल्कुल कैटेगोरिकल आपको आंसर दे दिया, लेकिन कोई कंडीशन लगा दी, यदि तुम हमारा ये काम कर दोगे तो चले जाना, या फिर इधर और भी, या तो वो काम कर लो या वो काम कर लो। तो इस तरह के जो कंडीशनल वाले होंगे ना, वो कोई कंडीशन को साथ में लेकर के हैं। और कैटेगोरिकल मतलब जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, सीधी बात है, या तो हाँ है या ना है, ठीक है, वो कहलाते हैं कैटेगोरिकल। ठीक है। तो कैटेगोरिकल मतलब अफर्म और डिनाई समथिंग विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपने वर्ड सुने ही होंगे। सब्जेक्ट मतलब जिसकी बात चल रही है, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है। हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात चल रही है, वो प्रेडिकेट है। ठीक है। अब जैसे हमारा एक सेंटेंस है, ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक है। ऑल मैन आर मॉर्टल, तो मैन की बात चल रही है ना, तो मैन होता है सब्जेक्ट। ठीक है। और मॉर्टल, उसकी आपने एक प्रॉपर्टी बताई है, वो है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हुआ मैन, मॉर्टल क्यों, आप उसकी एक प्रॉपर्टी बता रहे हो, ये कहलाता है प्रेडिकेट। ठीक। अब आप कह सकते हो ऑल मैन आर मॉर्टल, नो मैन आर मॉर्टल, सम मैन आर मॉर्टल, सम मैन आर नॉट मॉर्टल। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो कैटेगोरिकल प्रपोजिशन होते हैं, या तो आप इसमें किसी बात के लिए हाँ भर रहे हो, मतलब अफर्म कर रहे हो। ठीक है, अफर्मेशन। ठीक है, हामी भरना, या फिर आप उसको डिनाई कर रहे हो। ठीक है। तो अफर्म करना और डिनाई करना, ये दो तरह के प्रपोजिशन हो सकते हैं। अब ये भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो आप पूरी क्लास के लिए, यूनिवर्सल के लिए अफर्म कर रहे हो, या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए अफर्म कर रहे हो। ठीक है। तो एक हो जाएगा यूनिवर्सल और एक हो जाएगा पर्टिकुलर। तो देखो, सब्जेक्ट है मैन, मॉर्टल है प्रेडिकेट। अब ऑल मैन हो सकते हैं, नो मैन हो सकते हैं, सम मैन हो सकते हैं, और सम नॉट हो सकते हैं। सारे, सारे नहीं, कुछ और कुछ नहीं। ठीक है। ये हो गए चार तरह के आपके प्रपोजिशन, चार तरह के कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। इनके नाम क्या है? पहला हुआ यूनिवर्सल अफर्मेटिव, दूसरा हुआ यूनिवर्सल नेगेटिव, तीसरा हुआ पर्टिकुलर अफर्मेटिव, और चौथा हुआ पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है। इनको एक एक शब्द, एक एक लेटर में उन्होंने सिग्निफाई किया है। ये जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव होते हैं उनको कहते हैं ए प्रपोजिशन। ठीक है। कल की क्लास में मैं आपको यूनिवर्सल अफर्मेटिव नहीं बोलूंगा, कल मैं आपको ए बोलूंगा, ए प्रपोजिशन। ठीक है। फिर दूसरा है ई प्रपोजिशन, मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव, सारे नेगेटिव जिसमें होते हैं। ठीक है, ये हुआ यूनिवर्सल नेगेटिव। तीसरा है पर्टिकुलर अफर्मेटिव, मतलब कुछ की बात अफर्म अफर्म वाली है, अफर्मेटिव है, तो वो कहलाता है आई प्रपोजिशन। ठीक है। और चौथा है ओ प्रपोजिशन, मतलब कुछ नहीं, सम नॉट। ठीक है, पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है। तो ये चार तरह के आपके प्रपोजिशंस हैं, ए, ई, आई और ओ। ठीक है। अब ये भले ही आपने इनमें क्वांटिफायर अलग अलग कर दिए, ऑल, नन, सम नॉट, बट इनका जो फॉर्म है ना, वो बिल्कुल सेम है कि एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बस क्वांटिफायर्स थोड़े अलग अलग है। ये बीच में वर्ड लिखा हुआ कोपुला, कोपुला मतलब जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ता है ना, उसको बोलते हैं कोपुला। तो ये तो अब इनके जो ए ई आई ओ नाम है ना, वो भी इनसे बने। अफर्मो से ए और आई ले लिया, तो ये दो अफर्मेटिव हैं, एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव, एक पर्टिकुलर अफर्मेटिव। और एनेगो या नैनगो, ये दो वर्ड हैं, नेगेशन के रिलेटेड है। ठीक है, इनमें से ई और ओ ले लियो। ठीक है, यूनिवर्सल नेगेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है। ठीक है। एक कंडीशनल होते हैं, कंडीशनल, बस एक दो तीन मिनट का और पढ़ते हैं, फिर बाकी की बात हम कल करेंगे। ठीक है। कंडीशनल कौन से होते हैं? जहां पे मैंने बताया ना, इफ देन, जहां पे आप कंडीशन लगा दो कोई। ठीक है। इफ इट रेन्स द रोड विल बी वेट। ठीक है, यदि पानी बरसता है तो रोड भी गीली हो जाएगी। ठीक है। यदि दूध में शक्कर डालोगे तो दूध मीठा हो जाएगा। अब ये जो भी आपने कंडीशन लगाई ना, इफ देन, तो ये कहलाता है हाइपोथेटिकल। ठीक है।
हाइपोथेटिकल। और एक होता है ईदर और, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, ठीक है, या तो बारिश होगी या नहीं होगी, या तो दिन होगा या रात होगी। तो जो ईदर और वाले होते हैं प्रपोजिशन, वो कहलाते हैं डिसजंक्टिव। ठीक है, तो दो तरह के आपके कंडीशनल हुए, हाइपोथेटिकल और डिसजंक्टिव। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? ए ई आई ओ जो आपके प्रपोजिशन हैं वो क्लियर हो गए? हाँ बोलिए, समर्स कुछ बोल रहे हो? वैसे भी सीपी लिखा है, सीपी मतलब? सीपी मतलब कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। दो तरह के हमने देखे ना, कैटेगोरिकल तो और फिर कंडीशनल भी सीपी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अभी कैटेगोरिकल के लिए समझो। ठीक है, ठीक है। कंडीशनल की इतनी डिटेलिंग नहीं करेंगे हम। ट्रेडिशनल लॉजिक जो है वो कैटेगोरिकल लॉजिक, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन के बेसिस पर है। ठीक है, ओके। कंडीशनल के बेसिस पे ट्रेडिशनल लॉजिक काम नहीं करेगा, वो मॉडर्न लॉजिक में उसके बेसिस पे ज्यादा काम होता है। ठीक है? चलो, एक लास्ट टॉपिक, लास्ट पार्ट और देख लेते हैं। देखो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है, ये तो हमने ये देखा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या होता है, बस अकेले क्लासिफिकेशन की अपेक्षा से डिफरेंस है थोड़ा। देखो, एक होता है सिंपल प्रपोजिशन और एक होता है कंपाउंड प्रपोजिशन। ठीक है, सिंपल प्रपोजिशन मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट है उसकी एक प्रॉपर्टी की बात आप कर रहे हो, जैसे ए इज प्रेजेंट। ठीक है, अब आपने जब ये बोला ए इज प्रेजेंट, तो आपने किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के उसकी एक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर। ठीक है, ये सिंपल प्रपोजिशन है। अब कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होते हैं? कंपाउंड प्रपोजिशन वो जहाँ पे कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा की बात चल रही, मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, एक से ज्यादा प्रेडिकेट हो सकते हैं, जहाँ पे और कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, वो सब कंपाउंड में आ जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड प्रोपोजिशन के भी दो टाइप हो जाते हैं, ट्रुथ फंक्शनल कंपाउंड प्रोपोजिशन और नॉन नॉट नॉन ट्रुथ फंक्शनल कंपाउंड प्रोपोजिशन। ठीक है, हमारे काम के हैं ट्रुथ फंक्शनल कंपाउंड प्रोपोजिशन, वो पांच तरह के हैं। वैसे तो हम अभी एग्जाम्पल में उनको देख के आ गए हैं, बट उनके नाम अब देखते हैं। ये जो आपने पांच एग्जाम्पल देखे थे ना, ठीक है, इसमें वो बात आ गई थी, लेकिन अब हम उनके नाम देखते हैं थोड़े। ठीक है, नाम फिर से आपको बहुत सारे नए नए नाम आज पता चल गए हैं। अब इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, दो तीन बार देखोगे तो ये याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब एक होता है नेगेटिव। ये टिंडा वर्ड लिखा है तो हंसना मत। टिंडा मतलब ये जो नेगेशन का साइन होता है, आप ये एक ऐसे वो बना देते हो, इन्फिनिटी के लिए बनाते हैं ना जैसे, ठीक है? ऐसा एक साइन बना देते हैं, उसका मतलब होता है नेगेशन। ठीक, सिंबॉलिक लॉजिक में आप कभी भी ये पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखते। ठीक है, यदि आपको किसी के नेगेशन की बात करनी है तो आप अकेले एक नेगेशन का साइन बना दोगे और बात लिख दो। ठीक है, तो नेगेटिव जो कंपाउंड प्रपोजिशन होगा उसका साइन है कर्ल, या एक कर्ल बना देते हो। ठीक है, दूसरा होता है कंजंक्टिव। ठीक है, अब कंजंक्टिव को दिखाने के लिए हम एक डॉट लगा देते हैं बस। कंजंक्टिव मतलब जो जोड़ने वाला हो, मतलब एंड, ए एंड बी, तो आपने वो एंड की जगह डॉट लगा दी, ए डॉट बी। ख्याल में आ रहा है अभी? ठीक। तीसरा है डिसजंक्टिव, जहाँ पे इधर और, या ऐसा या ऐसा, या तो बारिश होगी या नहीं होगी, तो वो क्या होगा, हम एक ये वेज बना देते हैं। ठीक है, इधर और को डिफाइन करने के लिए, ये हो गया डिसजंक्टिव। कंजंक्टिव मतलब एंड, ठीक है, मतलब और, ठीक है, और डिसजंक्टिव मतलब या। ठीक है, जब दोनों साथ में होंगे तो कंजंक्टिव, और दोनों में से कोई एक होगा तो डिसजंक्टिव। कल हम वो देखेंगे, इनकी कंडीशंस देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चौथा है मटेरियल इम्प्लीकेशन, मतलब इफ देन, ये हॉर्स शू बनाते हैं इसके लिए। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको इसके दूसरे साइन भी मिल सकते हैं, तो आप एक बार देखना, आप यदि नेट की बुक में देखोगे तो इनके शायद अलग साइन भी आ सकते हैं, थोड़े से अलग, लेकिन आप समझ जाओगे कि वो मटेरियल इम्प्लीकेशन का ही साइन है। ठीक है, और चौथा है बाई कंडीशनल या फिर इक्विवेलेंट, जहाँ पे दोनों बिल्कुल समान हो जाते हैं, तो इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, उसके भी एग्जाम्पल्स हम कल देख लेंगे। ठीक है, तो ये पांच तरह के तो फंक्शनल कंपाउंड प्रपोजिशन होते हैं, नेगेटिव,
कंजंक्टिव, डिसजंक्टिव, मटेरियल इम्प्लीकेशन और इक्विवेलेंट। तो ये आपने अभी तक इतना देखा, कल इनकी कंडीशन ये देखेंगे। वही है ना जो ऊपर एग्जांपल देखे थे हमने? बस पांचवे का नहीं देखा था। एक ए इज प्रेजेंट, मतलब आई एम टेकिंग लेक्चर, वो बिल्कुल सिंपल प्रोपोजिशन था। फिर नेगेटिव, कंजंक्टिव, डिसजंक्टिव और मटेरियल इम्प्लीकेशन, ऐसे पांच थे। इक्विवेलेंट का वहां पे नहीं था। भैया ये क्या लिखा है, 2 की पावर n ये ट्रुथ मैं कल, वैल्यू? ये जो बात है ना, ये कल हम कंपाउंड प्रोपोजिशन में जो उसकी ट्रुथ वैल्यूज होती हैं वो कैसे निकलती हैं, कल हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि ये जो कल का टॉपिक, ओके, ये कल लेंगे। ठीक है। और ये नॉन ट्रुथ फंक्शनल कंपाउंड, इसके कोई भेद नहीं है? मौलिक लॉजिक में थोड़ा ज्यादा रहेगा, अभी हमारे उतने काम का है नहीं। ओके। हम बेसिकली हाँ, कंडीशनल लॉजिक है, उसके बेसिस पर ही अभी हम देख रहे हैं। जो सिंबॉलिक लॉजिक वाला पार्ट है वो हम उतना कवर नहीं करेंगे, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं। उसके लिए ठीक बहुत है। थ्योरम्स, मतलब जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, थ्योरम्स प्रूव करना, वो सारा काम हाँ, लॉजिक में आता है। वो हम नहीं कर सकते, उसके लिए उसका बेस होता है, रेगुलर लेक्चर्स होते हैं, तब जाके वो हमारा उतना बेस बन पाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं, कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लो, नहीं तो फिर हम कल मिलेंगे सेम टाइम 3। लेकिन ये सिंबॉलिक लॉजिकल तो सिलेबस में भी है हमारे। सिंबॉलिक लॉजिक में आपको थोड़ा कराऊंगा, लेकिन सिंबॉलिक लॉजिक में जो थ्योरम्स प्रूव किए जाते हैं वो सारे पार्ट पे मैं नहीं जाऊंगा। इतना बस आ जाएगा थोड़ा, कि आप किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस को सिंबॉलिक लॉजिक, मतलब उसको सिंबल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आप कैसे करोगे, बस उतना पार्ट मैं आपके साथ ले लूंगा। थोड़ी थ्योरम्स भी आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन उनके बेसिस पे जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उतना टाइम हमारे पास नहीं। ठीक, ठीक है। चलिए तो आज इतना रखते हैं। हाँ, ठीक। थैंक यू। हाँ, ओके। ओके, थैंक यू भैया। कल सेम टाइम पे।